हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुबी गुप्ता और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनेल के बारे में, विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। हम पढ़े थे सेल ऑर्गेनेल जिसमें हमने कवर किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस एंड वैक्यूल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी एल्बर्ट वॉन पोलिकर ने। किसने? एल्बर्ट वॉन पोलिकर ने। इस ईयर में 1857 में एल्बर्ट वॉन पोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया 1857 में। बट उस टाइम पे इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया गया था, उस टाइम पे इसका नाम था बायोब्लास्ट। बाद में एक और साइंटिस्ट आए, नाम था इनका कार्ल बेंडा। ठीक है, ईयर 1898 में। तो कार्ल बेंडा ने 1898 में टर्म दिया था, इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले इसको बायोब्लास्ट नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो डिस्कवरी की थी इसकी एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने 1857 में। एंड बाद में ये टर्म यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कॉइन किया था कार्ल बेंडा ने। किस ईयर में? 1898 में। ठीक है, कितने सालों बाद? 12 ईयर्स बाद इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा था। ठीक है, डिस्कवरी के 12 ईयर्स बाद इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया, उससे पहले इसका नाम था बायोब्लास्ट। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ठीक है, जैसे आपको इसमें फिगर में क्लियरली दिख रहा होगा कि इसमें डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स है, देखो यहाँ, एक ये आउटर मेम्ब्रेन और एक ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन आपको फोल्डेड दिखाई दे रहे, जैसे आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा एंड गोल्गी एपेरेटस में ये जो फोल्डिंग देखी थी मेम्ब्रेन की, वो आपको इसमें भी दिखेगी। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, आउटर मेम्ब्रेन सिंपली होती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है पोरस। पोरस मीन्स कि उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस मेम्ब्रेन पे आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं ना। ठीक है, तो इसके आउटर मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं ताकि क्या हो, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो सके। एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है डीपली फोल्डेड, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। ये क्या है, डीपली कुछ इस तरह से फोल्डेड है ना, ये एक फोल्ड, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से क्या है, डीपली फोल्डेड होती है। और ये फोल्ड्स कहलाते हैं क्रिस्टी। क्या कहलाते हैं? ये फोल्ड्स होते हैं क्रिस्टी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपेरेटस में भी ये फोल्ड्स थे, वहाँ पे इसका नाम था सिस्टर्नी। ठीक है, आपको याद होगा यहाँ पे क्या उसका नाम था, सिस्टर्नी, और यहाँ पे ये फोल्ड्स कहलाते हैं क्रिस्टी। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट। दिस फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया किसकी वजह से बढ़ जाता है? इन्हीं क्रिस्टीज के वजह से। जैसे कि ये जो फोल्ड्स है, अगर मैं इसे स्ट्रेच कर दूं, ठीक है, खोल देती हूँ, तो क्या ये काफ़ी लंबा हो जाएगा ना। तो उसी तरह से ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये काफ़ी बड़ा होता है, बट ये फोल्डेड होता है, तो उसके अंदर ये एडजस्ट होता है। तो ये क्रिस्टी क्या होता है कि उसके इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। और ये इंक्रीजमेंट क्यों होती है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये F1 पार्टिकल्स उस पर लग पाए। इसी F1 पार्टिकल्स में एक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है जिसका नाम है ATP। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। ठीक है, और इसके खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स होने की वजह से ये खुद प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक है, ये अपने आप में ही एक प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, सिंथेसाइज। ठीक है, इसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, खुद का प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल? ये क्वेश्चन आप ये पॉइंट स्टार मार्क कर लो
इस पॉइंट से हमेशा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम से कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। तो आओ देखते हैं इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। ठीक है, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो एनर्जी स्टोर रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है, एटीपी एक मॉलिक्यूल है जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल है या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, हम इसको बोल सकते हैं, जो क्या होता है, एनर्जी होती है। और जब सेल को ज़रूरत होती है, नीड होती है एनर्जी की, ये एटीपी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और उसी से सेल को एनर्जी मिलती है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके सिटी या फिर आपके टाउन में जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है वो कहाँ से होता है, पावर हाउस से होता है। पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट हाउसेस में सप्लाई की जाती है। ठीक वैसे ही सेल में भी एक पावर हाउस, एक नहीं, एक से ज़्यादा होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एक से ज़्यादा होते हैं। तो ये पावर हाउस की तरह वर्क करते हैं। सेल को जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, नीड होती है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये जब भी रिक्वायरमेंट होती है सेल को एनर्जी की, उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में आता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का सिंथेसाइज होता है। जैसे मैंने बताया ना, ये F1 पार्टिकल्स जो कि इस क्रिस्टी पे लगे होते हैं, इसी के अंदर एटीपी का सिंथेसाइज होता है। कैसे होता है, देखो, हम खाना खाते हैं ना, फूड खाते हैं, ठीक, और हम हमेशा रिस्पायरेशन भी करते हैं, हमेशा सांस भी लेते हैं। तो ये खाना जो है हमारे, इस खाने का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया O2, O2 जो हम रिस्पायर करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, और इसके साथ कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। ये मिलकर के फूड को ऑक्सीडेशन करते हैं। कौन, O2 एंड एंजाइम्स मिलकर के। और इस ऑक्सीडेशन से बनता है CO2 प्लस वाटर प्लस ATP। ठीक है, और ये ATP बनता है, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बनती है हमारी बॉडी में हर एक फूड के ऑक्सीडेशन से। तो ये प्रोसेस जो होती है ये कहलाता है रेस्पायरेशन की प्रोसेस। ये होती है रेस्पायरेशन, और ये होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक और क्वेश्चन होगा आपके बुक वगैरह में जो कि अक्सर पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि सेलुलर रेस्पायरेशन की साइट क्या होती है सेल में। तो सेलुलर रेस्पायरेशन जो होता है वो होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पायरेशन होता है और उसी के रिजल्ट से ये एटीपी मॉलिक्यूल बनता है जो कि एनर्जी होती है। और जैसे जैसे सेल को एनर्जी की नीड होती है, ये एटीपी ब्रेक डाउन होता है एंड सेल को एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो देखो क्या क्या हमने पढ़ा इसमें, कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन कोलिकर ने किस ईयर में, 1857 में, और इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था कार्ल बेंडा ने 1898, यानी कि 12 ईयर्स बाद। नेक्स्ट क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। अब देख सकते हो एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, यानी कि उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एंड इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो डीपली फोल्डेड होता है, और इस फोल्ड्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी पे आपको F1 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जिसका काम भी आपको पता चल गया कि क्या होता है, उसमें एटीपी का सिंथेसाइज होता है। आगे देखो इसमें क्या हमने पढ़ा, दिस फोर्स इंक्रीज, ये भी आपको पता है कि जो क्रिस्टी है ये क्या करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। आगे हमने क्या पढ़ा था कि इसमें डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं जो कि ये खुद अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। नेक्स्ट, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये एनर्जी क्या होती है, एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है। एटीपी कहाँ से आता है,
एटीपी आता है फूड के ऑक्सीडेशन से। हम जो फूड खाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन लेते हैं, वही ऑक्सीजन इस फूड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है CO2, वाटर एंड एटीपी मॉलिक्यूल। और ये एटीपी मॉलिक्यूल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहता है और जैसे जैसे सेल को नीड होती है एनर्जी की, वो उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें फंक्शंस की क्या फंक्शन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम डिस्कस कर लेंगे कुछ फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया के। तो आओ देखते हैं नंबर 1 क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। हम जो फूड खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अलावा उस ऑक्सीडेशन में जो एंजाइम्स काम आते हैं, यूज होते हैं, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। तो इट कंटेन एंजाइम्स, ठीक है। ये एंजाइम्स कंटेन करता है जो कि यहाँ पे यानी कि फूड के ऑक्सीडेशन में काम आते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन फूड का, और यहाँ पे O2 जो कि हम रेस्पिरेशन में लेते हैं, एंड यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं वो और कहीं नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया ही कंटेन किया हुआ रहता है। और यहाँ बनता है CO2 प्लस वाटर एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और हम क्यों कहते हैं इसको भी हमने डिस्कस कर लिया, फिर से हम पॉइंट बाय पॉइंट देख लेंगे कि हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको, सेल को, ठीक है। सेल को बहुत सारे काम करने होते हैं हमारी बॉडी में, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ हम सेल की वजह से ही कर पाते हैं। तो सेल बहुत सारे फंक्शंस करता है, तो उसको करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल के अंदर का ही एक ऑर्गेनेल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी जो रिलीज होती है वो आता है सेलुलर रेस्पिरेशन से, ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस से एनर्जी आता है और वही एनर्जी यूज अप होता है। एनर्जी यूज टू फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में यूज होता है, एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में यूज अप होता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।